नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी और लगातार हम यूपी के तीसरे चरण के मतदान, पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए जो वोट डाले जा रहे हैं उनकी पल पल की खबर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कहां कैसा वोटर टर्नआउट है, किसकी किस्मत आज ईवीएम में बंद हो गई है, क्योंकि यूपी के चुनाव के नतीजे जो है एक तरह से सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे हैं और पंजाब की राजनीति इतने दिलचस्प मोड़ पर है कि वहां के नतीजे जो हैं तय करेगी क्या पंजाब की सियासत में किसी एक नई पार्टी, एक नए नेता की एंट्री होने जा रही है और साथ ही साथ कैप्टन साहब का भविष्य, बीजेपी का भविष्य, अकालियों का क्या होने वाला है। तो इन तमाम पहलुओं का हम विश्लेषण करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से आज तमाम दिग्गजों की, खासतौर से समाजवादी परिवार की जो है किस्मत ईवीएम में बंद हुई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव डिंपल यादव के साथ सैफई पहुंचे। अखिलेश ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला और साथ ही अपनी जीत का दम भी भरा। 2022 के महादंगल में यूपी के कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। सुबह से ही वोट डालने के लिए मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। तो दिग्गज नेता भी वोट डालने के लिए जोश में नजर। तीसरा चरण बेहद अहम है क्योंकि यहाँ टक्कर बीजेपी और एसपी के बीच है और सबकी नजरें टिकी हैं यादव लैंड पर। मैनपुरी की करहल सीट से उम्मीदवार और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज सुबह अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ वोट डालने सैफई पहुंचे। थोड़ी देर बाद ही पिता मुलायम सिंह भी व्हील चेयर पर बैठकर वोट डालने पहुंचे। यादव परिवार के दूसरे लोगों ने भी इसी बूथ पर मतदान किया। जैसे ही अखिलेश वोट डालने पहुंचे, हजारों की संख्या में एसपी कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। अखिलेश ने तीसरे चरण में समाजवादी पार्टी को ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया, साथ ही सियासत करने का मौका भी नहीं छोड़ा। लौट के आता। अखिलेश ने यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और सीएम योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में अन्याय चरम पर है। यूपी में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं और बेटियां कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में, जहां राजधानी। क्या मुख्यमंत्री जो कानून व्यवस्था की बात करते हैं, क्या ये बताएंगे कि पुलिस की कांस्टेबल बिजनौर की रहने वाली कुछ दिनों से लापता थी? क्या मुख्यमंत्री जी सो रहे थे जब हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल लड़की को लापता होकर के लाश मिली है पीजीआई नाले में? क्या मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए बताएंगे कि दोषी कौन है? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने सैफई में मतदान किया। मतदान के बाद शिवपाल ने कहा कि उनका वोट नया यूपी बनाने के लिए है। देखिए, तीसरे चरण से स्पष्ट हो गया है अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। कोई लोग पूछ रहे हैं कि बड़ी जीत आपकी होगी कि अखिलेश जी की होगी? अब दोनों में कंपटीशन है। हमने तो करहल में कहा है कि करहल के लोगों से बड़ी जीत करहल के लोग करा दो। शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव एक साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे। एसपी नेता रामगोपाल यादव ने तीसरे चरण की वोटिंग के दौरान सैफई में वोट डाला। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर हमला किया और कहा कि चुनाव के बाद गर्मी निकल जाएगी। सारी सीटें हम जीत रहे हैं, 2-4 सीटें छोड़ के। कितने तक पहुंच गए तीसरे राउंड में? तीसरे चरण के बाद हम 150 को पार कर जाएंगे, 100 को पहले ही कर। गर्मी सर्दी की बात हो रही, मौसम तो यहाँ सर्द है। गर्मी किसकी निकली है 3 चरण में? 3 चरण में बाबा ठंडे हो गए, चरण नहीं देखा बाबा जी का। वहीं केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने हमीरपुर के श्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में बने बूथ में मतदान किया। वहीं यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जालौन के उरई में वोट डाला। तीसरे चरण में जहां समाजवादी पार्टी ज्यादा सीट जीतने का दम भर रही है, वहीं बीजेपी का भी जोश हाई है। कानपुर की महाराजपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी और यूपी के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना 300 पार सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। इस बार सबसे आसान चुनाव है। 7 वर्ष में कितना अब की बार सबसे आसान चुनाव है, 7 बार से ज्यादा आसान चुनाव है। देखिए, समाजवादी पार्टी अगर अपनी सीट के ऊपर उनको परेशानी हो रही है, श्रीमान अखिलेश यादव जी को अपने पिताजी को बुलाना पड़ा कन्वेंसिंग के लिए। वो कहते मैं वहाँ जाऊँगा नहीं, खुद भी कन्वेंसिंग करी, आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी को वहाँ पर बुलाया। उनकी अपनी सीट फंसी हुई है। आपको बता दें, कानपुर से कैबिनेट मंत्री सतीश महाना लगातार 7 बार से विधायक हैं। सतीश महाना महाराजपुर सीट से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। सतीश महाना को घेरने के लिए विपक्ष ने जातीय समीकरण का गणित बिछाया है और चक्रव्यूह तैयार किए हैं, लेकिन बीजेपी को चक्रव्यूह भेदने का हुनर बखूबी आता है। हालांकि सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा,
ये 10 मार्च को चुनाव नतीजे आने के बाद पूरी तरह से साफ होगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये जो तीसरा चरण है, कैसे जो यादव लैंड है उसको फिर से वापस पाने की कोशिश जो है पूरा समाजवादी पार्टी कर रही है। वहीं इस बीच में बुंदेलखंड का जो रीजन आता है इस तीसरे चरण में, कहा जा रहा है कि उस रीजन के अंदर एक बार फिर से दलित वोट बैंक जो है वो एकजुट हो रहा है। तो यहाँ पर एडवांटेज बीएसपी भी हो सकती है, क्योंकि पिछली बार इन 59 सीटों में से 15 सीटों पर बीएसपी जो है वो नंबर 2 के पायदान पर रही थी। तो यहाँ पर जो जातिगत समीकरण है और यादव वोट बैंक बहुल, ये पूरा का पूरा जो 16 जिले हैं उसमें से 8 जिले जो हैं यादव बहुल इलाके हैं। तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम बता रहे हैं कि क्या कुछ वहां के गणित बैठ रहे हैं। और साथ ही लगातार पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर भी जो वोटिंग परसेंटेज टर्नआउट हो रहा है उसके बारे में भी आपको अपडेट दे रहे हैं। और आम आदमी पार्टी कितनी हवा में बातें हैं और कितना जमीन पर काडर है और कितनी जीत की दावेदारी में दम है, इस पर भी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ राहुल देव जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, हमारे साथ एनके सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, मैनपुरी से मेरे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, और मनोज गेरोला जी एडिटर इन चीफ न्यूज़ नेशन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मनोज जी, आज सुबह से जो एक अहम फैक्टर हम लोग लगातार इस पूरे तीसरे चरण में निकल कर आ रहा है, यादव लैंड पे दोबारा अपना वर्चस्व स्थापित करने की बात तो है ही समाजवादी पार्टी के लिए। साथ ही एक इंटरेस्टिंग फैक्टर निकल कर आया है, वो है बुंदेलखंड रीजन में बीएसपी को लेकर एक पॉजिटिव अप्रोच और उसको भी एक पार्टी के तौर पर देखना, जहां पर दिल्ली में बैठकर हम लोग कहते हैं कि बाइपोलर मुकाबला है, लेकिन वहां पर ग्राउंड पर लोगों की पसंद बीएसपी भी बनती दिख रही है। जी हाँ पिनाज, आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है कि जो ग्राउंड रियलिटी है और जो हम दिल्ली से बैठ के देखते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है। अगर ये थर्ड फेज़ की हम बात करें तो थर्ड फेज़ में से 15 तो आरक्षित सीटें हैं। अब ये पिछले से पिछला जो विधानसभा चुनाव था उसमें इन 15 आरक्षित सीटों में से 10 सीटें बीएसपी को मिली थी, और बाकी यहाँ 18 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, 18 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जहाँ की दलितों का वोट परसेंटेज 25% से ऊपर है। तो आप देखिएगा कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है, और इस बारी उम्मीद है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में दलितों के साथ साथ बाकी जो कास्ट हैं वो भी एक साथ मिलकर वोट कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से कुछ जगह में ये जो मुकाबला होगा त्रिकोणीय मुकाबला होगा, और बीएसपी जिसको कि हमें लगता है कि थोड़ी कि दिल्ली से बैठकर लगता है कि उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो काफ़ी स्ट्रांग है। आप देखिएगा कि बीजेपी का सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट क्या है, सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट जिसके दम पे बीजेपी अपनी पे लोगों से वोट मांग रही है, वो है कि बीजेपी ने बहुत ही अच्छा लॉ एंड ऑर्डर दिया। लेकिन अगर आप ग्राउंड में बात करें, जैसे कि हमारे रिपोर्टर्स ने बात करी, तो ग्राउंड में जो लोग हैं वो बहन जी का भी शासन याद करते हैं कि उस समय का लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही अच्छा था। बिल्कुल, और उस समय के लॉ एंड ऑर्डर को याद करते हुए लोगों को लगता है कि वहां पर भी दलित वोट जो है अपने दलित अस्मिता के चलते भी अपने एक दलित लीडर को जो है इंटैक्ट कहा जाता है कि वोट रहता है, तो वो भी वहां रह सकता है। ग्राउंड से क्या रिपोर्ट आ रही है? मैनपुरी से मेरे सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, आप लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, आप एक तरह से एक जिले में जा रहे हैं, देख रहे हैं, भांप रहे हैं वहां वोटर का मूड। तो हम यहाँ पर अगर दलित वोट बैंक की बात करें तो ये जो 16 जिले हैं इसमें अगर यादव वोट बैंक का दबदबा है तो हम दलित वोट बैंक को भी नकार नहीं सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है ग्राउंड पर कितनी ये त्रिकोणीय मुकाबला किन किन जगहों पर किन किन सीटों पर होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जो ज़्यादातर हिस्से हैं अभी तक हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड फेज में बहुत कम इसलिए आंक रहे थे क्योंकि वहाँ मुस्लिम वोटर्स को ये माना जा रहा कि समाजवादी पार्टी की तरफ उसका जाता हुआ झुकाव दिख रहा था। लेकिन जैसे ही आप तीसरे फेज में घुसते हैं, तीसरे फेज में आते हैं, तो यहाँ जातियों की संरचना और जातियों का एक दूसरे के साथ संयोजन यही तय करता है कि आखिर किस तरह जीता जाता है। जो यादव बेल्ट इसको कहा जाता था, उसको तो पिछले 2 चुनाव ने एक तरह से बिल्कुल ये साबित कर दिया कि सिर्फ एक दम पर एक जाति अपने से कोई भी चुनाव जीतकर किसी को एक बेल्ट के तौर पर डेवलप नहीं कर सकती है या उसको
ये माना नहीं जा सकता, क्योंकि अगर पिनाज पहले से समय आप देखेंगे तो जब मुलायम सिंह यादव ने यहाँ शुरुआत की थी उस तरह से राजनीति 92 के बाद की, मैं 92 के बाद की बात कर रहा हूँ, जब समाजवादी पार्टी थी, तो उन्होंने अपने आप को एक ओबीसी लीडर के तौर पर देखा। और जो यहाँ साक्य हैं, बघेल हैं, धनगर हैं, पाल हैं, ये तमाम लोगों ने उनको लीडर के तौर पर अडॉप्ट किया। लेकिन धीरे धीरे इनके बीच में फ्रिक्शंस बढ़े और अलग अलग जातियों की अपनी जो महत्वाकांक्षाएं थी उन्होंने अपने लीडर्स पैदा कर दिए। और इसमें अगर आप देखेंगे बुंदेलखंड के इस हिस्से में, बुंदेलखंड में जो हिस्सा यहाँ आ रहा है इस चुनाव में है, उन तमाम जगह में दलितों का भी बड़ा ताकतवर प्रेजेंस था। और एक बेहतर संयोजन के साथ जो 2007 का जो करिश्मा माना गया था उस समय जब मायावती चुनाव जीत कर आई थी, तो वो जातियों का एक बहुत बेहतर संयोजन था। अभी भी हम देख रहे हैं कि यहाँ चूंकि फिर वापस यहाँ आकर जो लड़ाई फंस रही है, यहाँ चूंकि मुस्लिम बहुत ही ज़्यादा संख्या में नहीं है और इतनी संख्या में बहुत कम सीट पर भी है, वो उंगली से भी कम है जो कि वहाँ वो अपने किसी झुकाव से किसी सीट का फैसला कर दे। तो पिनाज जब हम लोग जालौन की तरफ बढ़ रहे हैं या इस तरफ औरैया की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि बसपा जातीय जो संयोजन है उसको ज़्यादा बेहतर करती हुई इस समय दिख रही है, यानी वो वहाँ फाइट में दिख रही है। जो इस तरफ आते हैं जहाँ यादव बेल्ट की बात की जाती है, तो यहाँ इस पूरे हिस्से में आपको दिखेगा कि बीजेपी पिछली बार जिस समीकरण के साथ थी उसी समीकरण को इस बार भी साध रही है। यहाँ दिख रहा है कि आप जाते हैं तो कुछ सीटों पर अलग अलग जगह, हालांकि हम लोग जो जातीय राजनीति पर इतनी ज्यादा लोग खुलकर चर्चा कम करते हैं, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो ग्राउंड पर आपको साफ पता चल सकता है। पिनाज जब आप गाँव में घुसते हैं तो आप पूछ लीजिए कि हमको साक्य पट्टी की तरफ जाना है, तो आपको पता चल जाएगा वहाँ क्या चल रहा है, और अगर यादव बेल्ट उसमें घुसना है तो वहाँ क्या चल रहा है। इसमें बहुत कम एब्रेशंस दिखता है। तो मुझे लगता है यहाँ कुछ सीटों पर और कुछ जिलों में बसपा उस जातीय संयोजन के साथ कुछ बेहतर तरीके से लड़ती दिख रही है, बाकी जगह पर आपको सपा और भाजपा एक दूसरे से पुराने यहाँ पे ओबीसी फैक्टर को भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से यादव, सैनी, कुर्मी, लोधी, अलग अलग जातियों में ये जातिगत समीकरणों में ये पूरा का पूरा बेल्ट जो है बढ़ता है, जैसा आप कह रहे हैं। ऐसे में राहुल देव जी, ये सवाल मैं आपके पास लेकर आऊं, जब अपना दल से अनुप्रिया पटेल को यहाँ पर इस बेल्ट में पूरी तरह से उतारा था प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि इस बार बीजेपी से ओबीसी ये जो वोट बैंक है वो उतना खुश नहीं है, नेता भी पार्टी छोड़कर गए और कुछ नाराजगियां इनकी बनी रही। इसीलिए इस बार सहारा जो है अपने तो तमाम छोटे दल जिनके साथ आपने राजनीतिक गठबंधन किया था उनको आगे करके आप इस नाराजगी को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। तो कितना सध पाएंगे ये लोग? देखिए, इस बार तो ये जो वर्ग है छोटी उपजातियों का, पिछड़े नॉन यादव ओबीसी जिसको हम कहते हैं, उनको अपने खेमे में लाने की कोशिश तो बीजेपी ने सबसे पहले शुरू की थी और 2-3 चुनाव उन्होंने जीते इस रणनीति के कारण भी। इस बार सपा भी इस कोशिश में है और भाजपा भी इस कोशिश में है। दोनों इन जातियों को, चाहे उनमें शाक्य हों, चाहे लोध हों, कुर्मी हों, इनको अपने इनके जो जातीय संगठन है, जातीय नेता है, उनको अपने यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा कि चुनाव से पहले 3 दिन पहले 3-4 बड़े नेता बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टी में गए थे, ज्यादातर तो सपा में गए थे। वो भी आप देखेंगे कि इसी तरह की छोटी उपजातियों के, पिछड़ी जातियों के नेता थे। तो ये जो पिछले अब तक एक बन गया था समीकरण बीजेपी के पक्ष में, वो इस बार बटा है, थोड़ा सा खिसका है। और दूसरा, बसपा भी, जैसा अभी हमारे सभी मित्र भी बता रहे हैं, धीरेन्द्र भी बता रहे हैं, बुंदेलखंड में बसपा का एक अच्छा खासा वोट बैंक है। वो वहाँ प्रबल भी हैं, संगठित भी हैं, और उनका बहन जी से और बसपा से दलितों का कोई ऐसा मोहभंग नहीं हुआ। शहरी इलाकों में हमें युवा दलितों में जो एक मोहभंग सा, निराशा सी दिखती है बसपा के नेतृत्व से, बहन जी के नेतृत्व से, वो ग्रामीण दलितों में कम दिखती हैं, जो कि बुंदेलखंड में ग्रामीण दलित ज्यादा है। तो ये कुछ ये और जो जमीनी चीजें हैं, अंतर है पहले 2 चरणों के समीकरणों में और इस चरण में, एक तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। तो इसी बात को मैं आगे ले जाती हूँ। फिर उत्तर प्रदेश के बाद हमें पंजाब पर भी चर्चा करनी है। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एनके सिंह जी, एक बात जो कही जा रही थी वो ये कहा जा रहा था कि भाई उत्तर प्रदेश में पिछली बार बीजेपी की एक लहर थी जिसके अंदर यादव और यादव परिवार बिखरा हुआ था, जिस वजह से जो यादव लैंड जिसे कहा जाता है उसमें भी बीजेपी जो है अपना परचम लहराने में कामयाब रही थी। इस बार चाचा भी साथ आ गए हैं ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए। इनके जो अपनी पार्टियों के उपजातियों के नेता हैं वो भी साथ हैं और साथ ही साथ एंटी इनकम्बेंसी भी है। तो
बीजेपी की लड़ाई अगर यहां कहें तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जा रही है अब। पिनाज, इसकी एनालिसिस हम समाजशास्त्री करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे तो मान लीजिए यादव का परिवार बिखर गया था, इसलिए बीजेपी को वोट मिल गए। ईस्टर्न यूपी में क्यों मिले? जाटों ने क्यों वोट दिया? बुंदेलखंड में क्यों वोट मिले? इसलिए ये नहीं था, जाति आइडेंटिटी अचानक एक नेतृत्व के आने की वजह से सब्ज्यूम हो गई, वो नीचे चली गई और एक हिंदू कंसोलिडेशन अजीब सा हो गया, जिसमें जाट ने भी वोट दिया, यादव ने भी वोट दिया। आप सोचिए तो यादव लैंड कह रही, सुबह से आप यादव लैंड कह रही है, लेकिन यादव लैंड में बीजेपी कैसे जीतती है? यादव लैंड अगर है तो बीजेपी का वर्चस्व क्यों होगा? लेकिन कास्ट आइडेंटिटी 2017 में नहीं थी, लेकिन वो वापस चली आई इसलिए कि बीजेपी ने गलती से समझा कि हमारा हिंदू कंसोलिडेशन शाश्वत है, ये परमानेंट हो गया है, जो कि गलतफहमी थी। आप सोचिए, एक सरकार ने जबरदस्त डिलीवरी की, 5 किलो अनाज लगातार दिया और जम के दिया, फिर उस पे योगी ने अपना जोड़ दिया, उसके बाद 35 किलो 2 रुपए किलो के हिसाब से दिया, 35 किलो अनाज गरीबों को, उसके बाद किसानों को दिया 2000 रुपया। इन सब के बावजूद अगर बीजेपी के खिलाफ माहौल बन रहा है तो सिर्फ इसलिए कि आपने जो हिंदुत्व का मॉडल लाया था, ये बार बार परवान नहीं चढ़ेगा। आप इसके अलावा भी कुछ करना पड़ेगा। इसकी एक सीमा है, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन चौथी बार अगर आप चाहें कि यही फॉर्मेट आ जाए तो ये नहीं आएगा। लिहाजा आपको गरीबी दूर करनी पड़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करना पड़ेगा, और जो स्वास्थ्य, चिकित्सा, इन तमाम चीजों में, स्वास्थ्य और शिक्षा है, इन चीजों में आपने बहुत कुछ नहीं किया। तो गरीब माँ का बेटा जब बेरोजगारी में खड़ा होता है तो उसकी नाराजगी बढ़ जाती है। बिल्कुल। और क्या ये नाराजगी जमीन पर उस कदर महसूस हो रही है? क्या लोगों के बीच में ये नाराजगी जो है वो सामने आ रही है? क्योंकि एक वेव जो जिसे हम कहते हैं, एक लहर जो कहते हैं, जब कभी भी सत्ता से नाराजगी होती है, सत्ता को उखाड़ फेंकने की जैसी नाराजगी होती है तो महसूस होती है। क्या ग्राउंड पर ऐसी नाराजगी महसूस हो पा रही है? अनिल यादव हमारे साथ हैं। अनिल, एक होता है कि शिकवे शिकायतें और एक है सत्ता से उखाड़ फेंकने जैसी नाराजगी। क्या ग्राउंड पर आप महसूस कर पा रहे हैं? किस तरह से लोगों के अंदर सेंटिमेंट्स हैं? मुद्दे हावी हैं या जाति ही, कास्ट फैक्टर्स ही आज भी ओवररूल कर रहे हैं सब चीजों को? बिल्कुल, देखिए 2017 में जो माहौल था वैसा तो बिल्कुल नहीं है। क्लीन स्वीप जैसा कोई यहाँ माहौल नहीं है। बाउंस बैक किया समाजवादी पार्टी ने। पहले 2 चरण में तमाम एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का अपर हैंड रहा है। जिस तरह से जाट लैंड में वोटिंग हुई है, जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन रहा है, और फिर दूसरा जो मुरादाबाद संभल, जहां मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी संख्या में है, प्लस वहां यादव भी हैं, तो 2 राउंड माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का थोड़ा सा एज रहा है, वो अपर हैंड उनका हो सकता है। और तीसरे राउंड की हम बात करें, बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी कमजोर है, लेकिन यहाँ इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, फिरोजाबाद और इन एरिया में समाजवादी पार्टी हमेशा से अच्छा करती रही, लेकिन 2017 में वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाई। तो समाजवादी पार्टी यहाँ भी बाउंस बैक की उम्मीद कर रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि समाजवादी पार्टी का माहौल बिल्कुल बन गया हो और सारी सीटें वो ले लेंगे। तीसरे फेज में लड़ाई बराबर की है, कांटे की है, और लग रहा है कि दोनों पार्टियां कौन आगे रहेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। हालांकि दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं कि वो आगे चल रहे हैं। बाकी तमाम लोग निकल के आ रहे हैं। कुछ महिलाएं ही हैं, इनसे पूछ लेते हैं। माता जी, आपने वोट दिया है तो ये तो पूछना सफाई में मूर्खता होगा कि किसे दिया है? अकेले से दिया। महंगाई मुद्दा है, बेरोजगार मुद्दा है, सब मुद्दे ही। अब हमें आगे मत। अब समाजवादी पार्टी के गढ़ में जाकर पूछेंगे कि मुद्दे क्या हैं और किसको वोट है, तो फिर अनिल जवाब एक ही मिलेगा, और जो कि हम इन महिलाओं से सुन भी रहे हैं। चलिए लक्ष्मी के पास चलते हैं। लक्ष्मी उपाध्याय फिरोजाबाद में लगातार सुबह से मौजूद है, मेरी सहयोगी। लक्ष्मी, आपने लोगों से बातचीत की होगी, ये तो बिल्कुल सही नहीं है कि हम किसी से पूछें कि उसकी पसंद क्या थी, लेकिन अगर आपने लोगों से मुद्दे जानने की कोशिश की थी तो वो मुद्दों में क्या आक्रोश, कोई गुस्सा या इतने प्रोमिनेंट कोई ऐसे मुद्दे दिखे जिसमें आपको लगा हो कि हाँ ये फैक्टर सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है? जी देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं सुबह से हर बूथ पर जाकर वहां के लोगों से बात कर रही हूं। अलग अलग लोग मिल रहे हैं, अलग अलग उनके मुद्दे हैं, अलग अलग उनका ये कहना है कि हमारा ये मुद्दा है। व्यापारी कह रहा है कि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर, जिसको लेकर उसमें कहीं ना कहीं संतुष्टि नजर आ रही है। लेकिन आप युवा से मिलेंगे तो उसका कहना है कि मेरा मुद्दा है शिक्षा, जो कि लगातार फीस बढ़ रही है। आप महिलाओं से मिलेंगे तो वो कह रही हैं कि ठीक है, हमें संतुष्टि इस बात की है कि महंगाई तो बढ़ी, लेकिन सुरक्षा के मुद्दे पर हमें थोड़ा सा भरोसा दिया है, संतुष्टि है।
इस तरीके से मुद्दे सबके अलग अलग हैं। लेकिन अब आप यहाँ ये समझिए, जातिगत फैक्टर को मनीष असीजा ने 2012-2017 में पूरी तरीके से निष्कासित कर दिया है। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि वो लगातार 2 बार यहां से जीते हैं और उनकी जाति पर अगर आप जाकर देखें तो मुश्किल से मुश्किल उनकी जाति का वोट बैंक 500 या 600 आपको मिलेगा। यहां मुस्लिम वोट बैंक 1,20,000 से ज्यादा है जो अपनी निर्णायक भूमिका निभाता है। दलित वोट बैंक यहां पर 45 से 50,000 के बीच में है जिसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे में आप ये समझिए कि फिरोजाबाद जिला वो है जहां 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 2017 में 4 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। सिरसागंज को अगर आप छोड़ दें, वो सीट मोदी लहर में भी भारतीय जनता पार्टी नहीं निकाल पाई थी क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव के जो रिश्तेदार रहे हरिओम यादव, वो उनके खाते में गई थी। लेकिन टुंडला की आप बात कर लें जो कि ग्रामीण सीट है, आरक्षित सीट है, वो एसपी सिंह बघेल ने जीती थी जो कि आप केंद्र में शामिल हैं और आज आप देख रही हैं कि करहल से अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे हैं। उन्हीं ने 2017 में टुंडला की सीट जीती थी। उसके बाद जब 2020 में वहां उपचुनाव हुआ तो प्रेम सिंह धनखड़ जो कि एटा से आते हैं लेकिन वो टुंडला से विजयी पाने में कामयाब हुए। जसराना भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई, शिकोहाबाद भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में। पिछली बार की स्थिति अलग थी। ये बार-बार सब कह रहे हैं कि पिछली बार एक लहर थी, इस बार लहर नहीं है। पिछली बार स्लेट साफ थी और मोदी मैजिक था, इस बार स्लेट साफ नहीं है। उसमें बहुत सारे जवाब जो हैं आपको देने हैं। परिवार बिखरा हुआ था, इस पर परिवार भी साथ है, लेकिन सवाल यही है कि नाराजगी की इतनी ज्यादा है कि वो एक मोमेंटम, एक वेव क्रिएट कर सके या सिर्फ एक उदासीनता है। तो ये उत्तर प्रदेश पर हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन पंजाब की 117 विधानसभा सीटें, वहां पर क्या मुद्दे हैं, क्या एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, क्या एडवांटेज कांग्रेस थी जो अब कहीं ना कहीं धूमिल पड़ गई है आपसी सरफुटबल के पीछे, और जो इसके लिए कि आला कमान की भी जिम्मेदारी बनती है कि आपने कांग्रेस के अंदरूनी मसलों को सुलझाने में इतनी देरी कर दी कि आप वहां पर आपके लिए एक बड़ा कंटेंडर बन के उभर गई है। इन तमाम फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, पंजाब की राजनीति को समझेंगे, वहां के वोटर टर्नआउट को